नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज हम बात करेंगे ईडी के एक्शन की, क्योंकि ईडी के एक्शन से देश के 2 राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 2 जगह दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों ईडी की जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में ईडी के तीसरे समन के बाद आज भी हाजिर नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो ईडी के पिछले 7 बार से बुलाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ऐसे में इन दोनों राज्यों के ईडी एक्शन के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल आज ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर चुके हैं। वो इससे पहले भी ईडी के 2 समन को रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ सबसे पहला हमारा आज का सवाल है कि ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार क्यों है। भाई, केजरीवाल ने ईडी को समन के जवाब में 5 पन्नों का खत लिखा और उनसे पूछा कि किस आधार पर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिख सूचित किया कि वो पूछताछ के उनके बुलावे पर उनके दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए तीसरी बार समन जारी किया और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ मना कर दिया। इससे पहले भी ईडी केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के लिए और पूछताछ में शामिल होने के लिए 2 बार समन जारी कर चुकी है। ईडी इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी केजरीवाल को समन जारी कर चुकी थी, लेकिन केजरीवाल ने पहले दोनों समन के समय भी पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया था और उन्हें पत्र लिखकर ईडी के समन का जवाब कानूनी तौर पर दिया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और तीसरे समन का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेज दिया है। पुलिस सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गेट के बाहर खास सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ जाएगा। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर एहतियातन तैनात किया गया है और साथ ही साथ अब जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से टक्कर लेने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने समन के जवाब में आज 5 पन्नों की एक चिट्ठी ईडी को लिखी है और उसमें सिलसिलेवार तरीके से ईडी के सामने पेश न होने की वजह बताई है। केजरीवाल ने ईडी को लिखी अपनी चिट्ठी में जारी किए गए समन पर एतराज जताते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। केजरीवाल ने ईडी से कहा है कि आपके पास ये समन जारी करने का कोई वैध कारण है ही नहीं। ईडी की तरफ से जो नोटिस या समन उन्हें भेजा जा रहा है वो लीगली वैलिड नहीं है, यानी कि कानूनी तौर पर वैध नहीं है। और साथ ही ये भी सवाल उठाया है कि आखिरकार जो नोटिस उन्हें भेजा जा रहा है, जो समन भेजा जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, वो ईडी नहीं बता रही है। केजरीवाल ने अपने पत्र में आने वाले दिनों में चुनाव और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों को लेकर व्यस्तता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईडी किसी तरह के सवालों का जवाब चाहती है तो वो उन्हें अपने सवालों की सूची भेज सकती है। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लिखित क्वेश्चनेयर मांगा है, यानी कि प्रश्न पत्र ईडी से मांग लिया है और वो कह रहे हैं कि जहां तक संभव होगा वो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इधर ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजना है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी केजरीवाल को आने वाले चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है।
अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन देकर के क्यों बुलाना चाहती है? क्या पूछताछ करना चाहती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ना तो आरोपी हैं, ना गवाह है, लेकिन बार बार ये पूछने पर भी ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ईडी के समन पर उनके सामने पेश होने से तीसरी बार इनकार कर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उनकी रणनीति स्पष्ट है और वो ईडी के सामने किसी कीमत पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होंगे। ऐसे में अब ईडी क्या करेगी, किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल को ईडी ने अब तक 3 समन जारी किए हैं, लेकिन तीनों बार केजरीवाल ने ईडी को जवाबी चिट्ठी लिखकर ईडी के समन को गैरकानूनी करार दिया। अब ऐसे में ये साफ है कि केजरीवाल ईडी के बुलावे पर उनके सामने किसी कीमत पर पेश नहीं होंगे। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के लिए ईडी के पास अब क्या विकल्प हैं? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। दरअसल ईडी के पास में पूरा अधिकार है कि वो एक बार और चाहे तो अरविंद केजरीवाल को मौका दे सकते हैं, यानी कि दोबारा समन कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए। दूसरा विकल्प इस पूरे मामले में यह है कि ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कोर्ट में जाकर वो दरख्वास्त कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आए और पूछताछ का सामना करें। और तीसरी और सबसे जो मुख्य कार्रवाई है ईडी की, वो यह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी जाकर छापेमारी कर सकती है, वहां पर उनको नोटिस हाथ में देकर पूछताछ के लिए अपने साथ ला सकती है और अगर जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ईडी सूत्रों का यह कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल से इसलिए पूछताछ करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर जो आरोप है उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल अपनी क्या सफाई देते हैं वो जानना चाहते हैं। केजरीवाल तीसरे समन के बाद भी ईडी के सामने नहीं पहुंचे, ऐसे में उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या केजरीवाल को भी गिरफ्तारी का खतरा है? केजरीवाल पर दरअसल आने वाले संकट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। ईडी ने इन आरोपों को पहले ही अपनी चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखा हुआ है। ईडी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान कई ऐसे बातें सामने आई जिसको लेकर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठा करने में कामयाब रहे और हो सकता है कि इन सबूतों के आधार पर वो आगे आने वाले समय में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस पर अभी ईडी साफ तौर पर कोई जवाब देने से बच रही है। ईडी का यह कहना है कि अगर सबूतों की माने तो जितने सबूत संजय सिंह के खिलाफ मौजूद थे उससे कई गुना ज्यादा सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मौजूद हैं और सबको पता है कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पैदाइश है और पार्टी भी दावा करती है कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी की इस छवि को धक्का लगा है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के तीसरे समन के बाद तो दिल्ली की सियासत में मानो हड़कंप मच गया है। इसी से जुड़ा हमारा अगला और चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि ईडी के समन पर क्यों मचा सियासी घमासान? दरअसल आपने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश बीजेपी कर रही है, जबकि बीजेपी ने आपको कट्टर बेईमान पार्टी बताया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन को भी नजरअंदाज कर दिया है। आज ईडी ने उन्हें शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने ईडी को 5 पन्नों की एक जवाबी चिट्ठी जरूर लिख दी, जिसमें उन्होंने ईडी के मकसद पर सवाल उठाते हुए समन को सियासी साजिश करार दे दिया। पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी बता रही है, लेकिन बीजेपी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि किस आधार पर केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर केजरीवाल बेकसूर हैं, तो वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने जा क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने पूछा
कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? जो दिल्ली या देश का संविधान है वो कानून सम्मत है और सारे निर्णय कानून सम्मत ही होते हैं। अब ये खुद ही भविष्यवक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जेल जाएंगे, तो उसके लिए मुझे तो टिप्पणी नहीं करनी है। इनको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए जो अब तक ये भगोड़े के रूप में भाग रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं पूछताछ के दौरान ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार न कर ले। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता पहले से ही जेल के अंदर हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी कानूनों और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कहीं भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बार बार पूछा वेयर इज द क्रिमिनल एक्टिविटी, और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी आपने देखा होगा कि बार बार कोर्ट ने कहा ये केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। इधर बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। वहीं इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं कर रहे। कि भाई साहब पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने वाले केजरीवाल अपने सियासी जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की पार्टी और उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी ईडी का एक्शन लगातार जारी है और ईडी के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबी। आज भी ईडी ने रांची में हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और उनके कुछ करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला और 5वां सवाल है। तो हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर क्यों कसा ईडी का शिकंजा? ये जानना बेहद जरूरी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद का ये आवास है और सुबह सवेरे से ईडी राजस्थान और झारखंड में इलीगल माइनिंग को लेकर 10 लोकेशन से ज्यादा पे छापेमारी कर रही है। और अब जो है यहाँ पे गतिविधियां बढ़ गई है। झारखंड के अंदर लगातार जो है एक तरह का क्राइसिस यहाँ पे बना हुआ था। ये अज्यूम किया जा रहा था कि जिस तरह से सम्मान स्किप कर रहे हैं लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री, तो कोई बड़ा एक्शन ईडी का हो सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कई मामलों में जांच कर रही है। ईडी ने हेमंत को 7वीं बार समन भेजा, लेकिन इसके बाद भी वो केंद्रीय एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ऐसे में उनके सामने भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या बढ़ने वाली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें? इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ईडी की जांच है वो सिर्फ एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में चल रही है। चाहे वो इलीगल माइनिंग का केस की बात कर लें या फिर जमीन घोटालों की बात कर लें या फिर कोयले के अवैध खनन की बात कर लें, इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं जांच के घेरे में हेमंत सोरेन है। यानी कि अगर किसी मामले में अगर कोई कोर्ट उन्हें राहत दे भी देती है तब भी दूसरे मामले में न सिर्फ ईडी उन्हें समन कर सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। हेमंत सोरेन एक बार ईडी के सामने पेश हुए थे, लेकिन पिछले 7 बारों से लगातार वो ईडी के समन का अनादर कर रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और अब ईडी का कहना है कि वो आगे एक बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से लालू फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। लालू फॉर्मूला मतलब अपनी जगह राज्य की कमान पत्नी को सौंप देना। दरअसल इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन को कहीं ईडी गिरफ्तार ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता गहरा सकती है। इसलिए हेमंत की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या सोरेन सरकार में बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? राज्य में दरअसल पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच आज सत्ताधारी गठबंधन की एक बैठक रांची में बुलाई गई, जिसमें नेताओं ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियों को लेकर भी सियासत जोर पकड़ रही है। ईडी के समन पर सबसे ज्यादा संग्राम झारखंड में छिड़ा है, जहां ईडी जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को 7 नोटिस जारी कर चुका है। बार बार नोटिस के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और चर्चा इस बात की भी है कि जांच एजेंसी के बड़े एक्शन की आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन अपने सियासी तैयारी में लग गए हैं। कल उन्होंने पत्र लिखा ईडी को और जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये रिवील किया कि साफ तौर से उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, सेलेक्टिव मीडिया को खबरें दी जाती है। इसके अलावा जो है सम्मन जो है वो इलीगल है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है। बार बार उन्हें जो है उनके इमेज को मलाइन करने के लिए यानी उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह से जो है ईडी का एक्शन लगातार हो रहा है। तो ये तमाम बातें जैसी ही ये पत्र के माध्यम से उन्होंने लिखी और ये तय हो गया कि वो नहीं आने वाले हैं, तो उसी वक्त ये भी तय हो गया था कि अब कोई ईडी का बड़ा एक्शन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बीच झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। खबर है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ सकते हैं और वो अपनी जगह अपनी पत्नी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि रणनीतिक जो है कहीं न कहीं खींचातानी चल रहा है कि कौन किसका क्या रणनीति होगा, कैसे जो है दोनों ईडी और इनके बीच जो है कन्फ्रंटेशन और टकराहट बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि हेमंत इसी सीट से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मैदान में उतार सकते हैं। इसके पीछे का गणित ये है कि हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक नहीं है और जो सीट खाली हुई है वहीं से सोरेन की पत्नी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे बीजेपी की एक अफवाह करार दिया है। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का दावा है कि फिलहाल राज्य में सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। देखिए, ये किसी के इच्छा पे नहीं निर्भर करता है। निश्चित रूप से सभी दल के जब साथी बैठेंगे और ऐसी कोई बात हम लोगों के सामने आएगी तब ये निर्णय लिया जाएगा कि चेंज ऑफ गार्ड होगा या क्या हो सकता है। अभी उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दिया है और कहा है कि झारखंड हित में, जनहित में हमने ये फैसला लिया है। अब वो क्या हित है, इसको जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तब चर्चा करके तय करेंगे। सरकार में शामिल गठबंधन नेताओं का दावा है कि नेतृत्व में किसी तरह का बदलाव नहीं होने जा रहा है। यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी तो कहीं न कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि अगर सोरेन ने कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, इस बात की वो चिंता करते हैं।
तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो सब उसका जवाब देते। तो उसका सजा तो उनको मिलना है, ये उनको खुद पता है। इस पूरी रस्साकशी के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गठबंधन दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। अब इस बैठक से नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम निकल कर आता है या फिर सभी पार्टियां केंद्रीय एजेंसियों पर हल्ला बोलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।